हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे और अति आवश्यक ये वीडियो होगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस वीडियो में वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे, ये सभी क्रियाएँ मानव की क्रियाएँ हैं और ये जो क्रियाकलाप आप देख रहे हैं सभी क्रियाकलाप मानव से रिलेटिव हैं। तो मानव की कौन सी ऐसी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावी होती है। यहाँ पे देखिएगा, सर्वप्रथम पहला ऑप्शन है मत्स्य उद्योग। तो जो मत्स्य उद्योग होता है जलवायु से प्रभावित होता है, ठीक ना। मत्स्य उद्योग जो जलवायु पे जल पे आधारित होती है, ठीक है। लेकिन यह जो सर्वाधिक प्रभावित जो आपका प्रक्रिया पूछा है, एक खनन जो होता है, जो पृथ्वी के अंदर से खन कर हम खनिज पदार्थों को दोहन करते हैं, उसे खनन बोलते हैं। निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है कि आपकी कृषि की प्रक्रिया जो प्रभावित होती है। टॉप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो आपको बता दूं, जो कृषि होती है ना, यह जलवायु पर निर्धारित करती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अति आवश्यक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। आपको पता भी है कि भारत अपना कृषि प्रधान देश है और भारत की जो आर्थिक स्थिति है ना, जो यहाँ की कमाई धमाई है, जो यहाँ की आमदनी है, जो आर्थिक स्थिति है, वो सब कृषि पर डिपेंड करती है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, जो कृषि होती है ना, इस पर सभी डिपेंड करती है भारत की आर्थिक दशा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे सेकंड नंबर की। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, शाकाहारी वे होते हैं ना जो पेड़ पौधे की पत्तियां आदि फलों बीजों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं कहाँ से? अनाजों से पाते हैं कि दालों से पाते हैं कि सब्जियों से पाते हैं कि दूधों से पाते हैं? आपको बता दूं जो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जो दूध होता है ना, याद रखेंगे, दूध जो होता है ना, या जितने भी स्तनपायी होते हैं या स्तनधारी जीव जंतु होते हैं, वे दूध देते हैं तो उनकी मांसपेशियों से दूध निचोड़ कर आता है। और दूध को याद रखिएगा, आप लोग देख भी लीजिएगा, बहुत लोग इसको जानते भी ना होंगे, दूध आपका मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आता है। ये बात को याद रख लीजिएगा, आज ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? आप लोगों को पता भी है, प्रोटीन का सबसे बेस्ट स्रोत होता है ना, वो दालें होती हैं और दाल से जो आपके शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वे दाल से अधिकतम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम चलेंगे, 3 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। कई बार ये प्रश्न आ गया है, लगभग हर बार ये प्रश्न आपको मैं बताता हूं और बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो याद रखिएगा, कहीं पे आपका समताप मंडल दे देगा तो कहीं पे ऑप्शन में आपका स्ट्रेटोस्फीयर दे देगा, इसी को बोलते हैं समताप मंडल। याद रखिएगा, एक बार आपका स्ट्रेटोस्फीयर दिया तो बहुत लोग भ्रमित हो जाएंगे कि समताप मंडल तो नहीं दिया, स्ट्रेटोस्फीयर, इसको इंग्लिश में हिंदी नाम दोनों सेम ही होता है, याद रखिएगा। ये होती है ओजोन परत। आपको मैं बता दूं, जो ओजोन परत होती है ना, प्रश्न यहां से ये भी बनता है कि ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है। तो आपको बता दें, समताप मंडल का हिस्सा है ओजोन परत। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। आपको बता दें, जो ओजोन परतें होती हैं, मैं आपको बता दूं, जो O3 की लेयर होती हैं, जो ओजोन परतें होती हैं, यह सूर्य की पराबैंगनी, याद रखेंगे, कई बार कई जगह ये चीज़ें बन चुकी है आपके यूपी टेट में कि जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो पराबैंगनी रे होती है, इनको या इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक ना, दोनों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। अगर ये जो आपकी समताप मंडल में ओजोन परतें ना होती, तो अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो मनुष्य के चेहरे पर पड़ती तो उसको त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं ना, वो जन्माती, वो पनपती और वो देखने को मिलता हमको, ठीक है। चलिए इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और आगे आपको बता दूं, जो ओजोन परतें होती है ना, इसकी मोटाई याद रखेंगे, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये बना है। इसकी मोटाई कैसे नापते हैं? तो इसकी मोटाई नापने का काम हम डाप्सन इकाई से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाप्सन इकाई में इसकी मोटाई को हम मापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि ओजोन परतें हैं, जो ओजोन लेयर हैं, सबसे ज़्यादा हानि किससे होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसों से होती है। और CFC गैसें हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो घरों के रेफ्रिजरेटर जो प्रयोग होते हैं ना, वहाँ से निकलती है CFC गैस। CFC गैस का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? आपको बता दूं, विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा पूछता है कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट इसका स्रोत क्या है? गाजर है, बैगन है, नींबू है, चावल है, क्या होगा? आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो आपका सेब हो गया, आपका गाजर हो गया, ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? चाहे आपका सेब हो गया, गाजर हो गया, ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं आगे अगर आप बात करेंगे तो नींबू है ना दोस्तों, ये नींबू क्या होता है? नींबू को आपको याद रखिएगा, नींबू खट्टा होता है, ठीक ना। और खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो आपको बता दें जितने भी खट्टे आपके खाद्य पदार्थ है ना, उनमें विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। अगर बात चावल की करें तो चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये बातें याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऊर्जा है, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा ये चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये बातों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और विटामिन ए आप जान गए गाजर से। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत मतलब समझ लीजिए कि इतना बढ़िया प्रश्न है, इतना बढ़िया प्रश्न है कि लगभग हर बार ये बनता हुआ है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वह कौन हैं, ये आप लोगों को याद रखेंगे, ठीक है। तो जो आपके ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो कौन सी गैसें हैं और कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसका नाम होता है दोस्तों CO2। क्या नाम होता है? आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है दोस्तों CO2। तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, उसमें सबसे बेस्ट होता है ना, जो आपका देखेंगे ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा CO2। यहाँ पे आप याद रखेंगे NO2, फिर इसके बाद आगे आप जाएंगे तो मेथेन CH4 होता है, और इसके बाद आपका होता है, याद रखेंगे CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंट ये 4 गैसें होती हैं, ये आपके ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, या हिंदी में इसको हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। याद रखिएगा हरित गृह प्रभाव बोला जाता है इनको, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, इनका हिंदी नाम होता है हरित गृह प्रभाव। और आपको मैं बता दे रहा हूँ ये होती क्या है, आपको बता दूं, इन ये मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? जैसे सूर्य की प्रकाश किरणें होती है ना, जब वह वायुमंडल के कक्ष में आ जाती हैं तो यह गैसों का लेयर होता है, और जो ये लेयर होता है ना, वह सूर्य की प्रकाश किरणों को अंदर तो आने देती हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाने देती हैं और बाहर जाने नहीं देती हैं, इसलिए अपना वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, याद रखेंगे। और इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी ये गैसें कहलाती हैं, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बता दिया मैंने, मेथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी होता है, CH4 मेथेन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन आपकी गैसें नहीं है। याद रखेंगे हाइड्रोजन H2 ये गैस होती है, और जो ये आपके ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और याद रखेंगे वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के बिल्कुल फ्री PDF चाहते हैं तो याद रखेंगे मेरा व्हाट्सअप नंबर 638846, और इसके बाद 7911 पे आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, मैसेज करिएगा, और मैसेज में आपको लिखना होगा PDF, आपको बिल्कुल फ्री PDF में मिल जाएगा। और अभिषेक एकेडमिक के व्हाट्सअप ग्रुप से, ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पे हर वीडियो की बिल्कुल फ्री में PDF, और इस याद रखेंगे पढ़ने के जितने भी मटेरियल हैं बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक का मतलब याद रखेंगे, अब क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। आपको बता दूं ये हमारे शरीर के रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, किससे दोस्तों? रोगों से। याद रखेंगे जितने भी रोग होते हैं, जितने भी संक्रमणकारी रोग होते हैं, उनकी हमारी रक्षा करें तो उसी को हम रक्षात्मक पदार्थ बोलते हैं। वह कौन सा है? तो आपको बता दें दोस्तों, जितने भी विटामिन होती है ना, वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। और रक्षात्मक पदार्थ हम किसे बोलते हैं? तो विटामिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? याद रखेंगे विटामिन को बोलते हैं, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। याद रखेंगे जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन क्या करती है? तो प्रोटीन जो होती है कोशिका निर्माण में सहायक होती है। आपको मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जितने भी प्रोटीन होते हैं ना, ये प्रोटीन आपके कोशिका निर्माण में सहायक होते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात हम कार्बोहाइड्रेट की करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलता है। और यहाँ पे वसा की बात करें तो वसा से
भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वसा से फैट, याद रखेंगे, फैट भी बढ़ता है। ये भी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आपको मैं यहाँ से एक प्रश्न बता रहा हूँ। अगर बात विटामिन की हुई है तो मूल रूप से विटामिन जो आप लोग देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कितनी होती है, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलती हैं। और याद रखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये जो होती है वसा में घुलती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और आगे अब हम बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कई बार बनता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे मसूड़ों से खून आना, रक्त, ये सब चीज़ें होती है ना, ये विटामिन सी के कारण होता है, ठीक ना। रिकेटस सूखा रोग जो होता है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार पूछा है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे ले चलते हैं। पौधे अपने डांट द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। याद रखेंगे जो पौधे होते हैं ना, प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर आपसे पूछे ना तो क्या कहिएगा, आपको बता दें, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर है तो सूर्य है। याद रखेंगे ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इंपॉर्टेंट तरीका आप लोग याद रखिएगा। तो जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और याद रखेंगे जो पौधे अपने किसके द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, तो पृथ्वी से जड़ों के माध्यम से क्या लेते हैं दोस्तों, खनिज पदार्थों को लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रोसेस होता है तो आपको पता होना चाहिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश किरणें तो पृथ्वी, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो लेते ही लेते हैं। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर से उनकी जड़ें होती है ना, यह जल लेती हैं, खनिज पदार्थ लेती हैं और वे क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। और अपने वायुमंडल से क्या लेती हैं, आपको पता होना चाहिए, वायुमंडल से कौन सी गैस लेती है, CO2 लेती हैं, ठीक है। और इसके बाद मुक्त कौन गैस करती है, निकालती कौन सी गैस करती हैं, तो मुक्त करने का काम करती हैं दोस्तों O2 गैसें, याद रखेंगे। और जो हम लोग प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस बोलते हैं, या हम जो सांस के रूप में प्रयोग करते हैं O2, और हम क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो जो CO2 छोड़ते हैं इसको पेड़ पौधे यूज करते हैं, और जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसको हम यूज करते हैं, राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 8 नंबर की। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं। आपको मैंने बताया कि देखिएगा, एक विटामिन होती है जिसका नाम है विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आना और दांत का हिलना ये सब होता है। और विटामिन सी जो होता है ना, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सभी चीज़ों में क्या पाई जाती है दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि मसूड़ों से रक्त आ रहा है, दांत हिल रहा है, तो आपके अंदर कौन सी कमी है विटामिन की, तो आप तुरंत बताइएगा विटामिन सी की कमी है भैया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और विटामिन ए की कमी से बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको बता देना है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो बेरी रोग होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरी रोग होता है। और विटामिन डी से पूछे तो रिकेटस सूखा रोग होता है, याद रखेंगे, बहुत जो आपकी हड्डियां होती हैं ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, रिकेटस सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे ना कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। सूर्य के प्रकाश की किरणों से हमें क्या मिलती है दोस्तों, विटामिन डी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 9 नंबर की हम बात करेंगे। 9 नंबर का रहा है ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर कितनी है, आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा, पृथ्वी के पास सबसे पास जो होती है ना, क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, क्षोभ मंडल होता है पृथ्वी के पास। और क्षोभ मंडल के ऊपर जाइएगा ना तो आपका समताप मंडल मिलेगा, यहाँ पे जाइएगा समताप मंडल मिलेगा। और समताप मंडल के नीचे, मतलब इसी की लेयर, समताप मंडल में ही एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है दोस्तों ओजोन परत। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, इस परत का नाम क्या है, ओजोन परत नाम है। और ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है, कितने, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, यही आपसे पूछा है। तो आपको बता दूं, जो 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई है ना, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे ले चलते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है, आपको मैंने कई बार बता दिया, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक ना। तो आप क्या बताइएगा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेब हो गया तो विटामिन ए का हो गया। आम, याद रखेंगे, फलों का राजा किसे बोलते हैं, तो आम को बोलते हैं, फलों का राजा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, फलों का राजा इसे बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 11 नंबर की कि निम्नलिखित में से किस देश
को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है। तो मतलब वहाँ पे सबसे कम कार्बन उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। इसी कारण उसको हम कार्बन निगेटिव देश के रूप में मानते हैं। वह देश का नाम अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, नेपाल क्या है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो आपको बता दें दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है किसको दोस्तों, भूटान को, क्योंकि वहाँ की सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, वनस्पति है, पेड़ पौधे का संख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और कार्बन निगेटिव मतलब सबसे कम कार्बन वहाँ पे उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और यही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो होता है ना, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोबालामीन बोलते हैं। याद रखेंगे इसी को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं कोबालामीन, याद रखेंगे। और जो आपको बता दें दोस्तों कि जो विटामिन किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 को कोबालामीन बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है ना, याद रखेंगे इसमें कोबाल्ट के समूह के तत्व पाए जाते हैं और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे। 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं ना, रक्तस्राव सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके कमी से रक्तस्राव ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो आपकी जो जलवायु परिवर्तन होता है, ग्रीन हाउस गैसें होती है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन परत का क्षरण के कारण जो जलवायु परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है। प्रदूषण जो होता है, इसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सभी के कारण जो आपकी जलवायु परिवर्तन होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, सभी के कारण ही उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हम बात करेंगे 14 नंबर की कि इनमें से कौन सा देश दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों लगभग 57% हिस्सा बनाता है, यही आपको बताना दोस्तों। तो कौन ऐसे दो देश हैं जो मिलके जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बांधों का हिस्सा उन्हीं देशों में मिलता है, ब्राज़ील और भारत, जापान और भारत, चीन और भारत, ब्राज़ील और चीन। क्या है दोस्तों, आपको बता दूं, आप यूपी टेट के एग्जाम में बैठे हैं, चाहे जितने भी एग्जाम में बैठ लीजिए, अगर भारत आया तो आप लोग देखिए ना, 3 जगहों पर भारत आया, तो मतलब भारत को रखना ही रखना है। ठीक है, तो आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका चीन और भारत हो जाएगा। चीन और भारत दोनों मिलके लगभग 57% जो बांधों है ना, ये भारत और चीन में ही पाए जाते हैं और देखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, आपको बता दें सबसे पहले जो स्थान आता है ना, बांध सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो दोस्तों याद रखेंगे चीन में है, पहला बात याद रखेंगे। सेकेंड नंबर पर बात याद रखेंगे अमेरिका में है, और थर्ड नंबर पे याद रखेंगे आपके कहाँ पे दोस्तों, भारत में। मतलब इस 57% की बात कहा है तो भारत और क्या होगा जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे चीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए 15 नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है, मतलब उसकी पूजा होती है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। और उसका नाम क्या है, मूहक है, देवराय है, जहेरा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे उस पवित्र उपवन का नाम क्या है दोस्तों, याद रखेंगे वो जंगली पौधा है जिसका नाम है दोस्तों देवराय। याद रखेंगे क्या नाम है दोस्तों, देवराय। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोग याद रखेंगे जीन बैंक के रूप में कार्य करते हैं और जीन बैंक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 16 नंबर की। 16 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसे आप लोग डेट्रीवोर्स के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे जैसे जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उत्पादक होते हैं, तृतीयक उत्पादक होते हैं, जो आपके शाकाहारी होते हैं, जो आपके मांसाहारी होते हैं, जो आपके सर्वाहारी होते हैं। जब इनकी डेथ बॉडी होती है, जब इनके मृत शरीर होती है, तो इनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डेट्रीवोर्स बोलते हैं। याद रखेंगे, और इसी को हम लोग हिंदी में एक अपघटक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का सफाई कर्मी इसे बोलते हैं, जैसे आप लोग गिद्ध को बोलते हैं ना पर्यावरण का सफाई कर्मी, उसी तरह ये भी होता है जो मृत जीव जंतुओं के शरीर को खाने का काम करता है, मिट्टी में मिलाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 17 नंबर की। 17 नंबर का राय कि हम स्वदेशी चिकित्सा में इनमें से किस प्रजाति का प्रयोग करते हैं। स्वदेशी चिकित्सा मतलब कि घरेलू चिकित्सा के रूप में, याद रखेंगे। तो जो घरेलू चिकित्सा के रूप में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। ये बाबुल होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं, कि जो आपका जीजी फिश होता है इसका प्रयोग करते हैं, कि इमली का, कि इनमें से कोई नहीं।
याद रखेंगे। बहुत से लोग होंगे जो बाबुल के साथ जाएंगे, बहुत से लोग होंगे जो इमली के साथ जाएंगे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम स्वदेशी चिकित्सा में इनमें से किस प्रजाति का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दूं, इमली के साथ आप मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सी जगह पे इमली के पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक बार प्रश्न आपका बना है नेट जेआरएफ में और उसका जो करेक्ट आंसर था बाबुल था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों को भी आयोग चुन चुन के ला सकता है जो आप प्रश्न पढ़े ना हो, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। 18 नंबर की हम बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। यही आपको बताना है। फास्फोरस, फास्फोरस हमें बीमारी नहीं देती है दोस्तों, कैल्शियम बीमारी नहीं देती है, इनमें से कोई होगा नहीं। बहुत आसान प्रश्न क्यों बन जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए फास्फोरस भी आवश्यक है, कैल्शियम भी आवश्यक है। लेकिन याद रखेंगे वह जो होता है ना हड़ताल, यह आवश्यकता से अधिक इसका उपयोग करने पर यह एक ऐसा तत्व है जो पीने योग्य पानी में मौजूद है और जो इसका ज़्यादा सेवन करने से आप एक को घातक बीमारियों का सेवन करना, घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक करेगा, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर की हम बात करेंगे 19 नंबर की क्या कर रहा है कि इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम में कब संशोधन किया गया, तो याद रखेंगे 1988 में। कब दोस्तों, तो 1988 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, यही बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर की हम बात करते हैं कि इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी होती है। याद रखेंगे दोस्तों, सभी आपकी प्राकृतिक आपदा हैं, याद रखेंगे। और प्राकृतिक आपदा में सबसे ज़्यादा सुनामी आती है कि सूखा आता है कि आपका भूकंप आता है कि आपका बाढ़ आता है। सबसे कम जो आता है वो भूकंप आता है, ठीक ना। आपका सुनामी भी बहुत कम आता है, सूखा भी कभी कभी पड़ता है। लेकिन याद रखेंगे सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ का हम सेवन करते हैं, तो बाढ़ का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखते हैं कि हर वर्ष लगभग प्रति वर्ष लगभग शब्द मैंने यूज किया है कि लगभग हर वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो जो प्राकृतिक आपदा में सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा आने वाली होती है ना, वो बाढ़ होती है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 21 नंबर की। 21 नंबर कह रहा है कि कौन सी दवा चाय या काफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो कौन ऐसी दवा है जो चाय या काफ़ी के पौधे से स्रोत रखती है। कपूर। कपूर आप लोग देखते हैं चाय या काफ़ी में इसका प्रयोग होता है, कपूर का बिल्कुल नहीं होता है। आपका कांटेदार सेब का ये भी नहीं होता है, अफीम पोस्ता का ये भी नहीं होता है दोस्तों। लेकिन याद रखेंगे कैफीन का नाम सुने होंगे, जो आपकी काफ़ी या चाय में पाई जाती है। निकोटीन भी चाय में पाई जाती है। याद रखेंगे चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में होता है, ये भी चीज़ याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे, चाय में निकोटीन नामक पेय पदार्थ पाया जाता है जो नशीला होता है, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। तो जो आपकी कौन सी दवा चाय या काफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है, तो कैफीन है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे अब हम देखते हैं 22 नंबर की बात करेंगे कि इनमें से किसमें हम खारा पानी पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं। याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में पा सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका याद रखेंगे यहाँ पे में होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में पा सकते हैं, ये याद रखेंगे में पा सकते हैं। तो याद रखेंगे आपका है वेटलैंड्स, आपका स्ट्रीम, आपका डेल्टा, आपका तटीय उथला। तो इनमें से हम खारा पानी पारिस्थितिकी तंत्र में पा सकते हैं, तो डेल्टा वाले जगहों पे पाए जा सकते हैं। याद रखेंगे आपका डेल्टा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई जगहों पे ऐसे प्रश्न बन चुके हैं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं दोस्तों, तो आपको यही बताना है। 36 हैं कि 32 हैं कि 28 हैं कि आपके 18 हैं, कितने हैं आपको मैं आज बता दूं। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो हैं दोस्तों, याद रखेंगे 36 हैं, जो आपके पूरे विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब होता है यहाँ पे जीवन संभव है, जीवन अच्छा है, जीवन बेस्ट है। याद रखें जीवन जीने की आदर्श दशा पाई जाती है, इसे हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लॉक करिएगा। और इनकी संख्या कितनी है पूरे विश्व में, पूरे देशों में या संसार में बात करिएगा दोस्तों, 36 निर्धारित की गई है। याद रखेंगे भौगोलिक क्षेत्र में निर्धारित की गई है जैव विविधता 36। ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक करिएगा। अब चलिए अब हम आगे चलेंगे, बात करेंगे हम 24 नंबर की। 24 नंबर का रहा है कि इनमें से किस दिन को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार काफ़ी रटा रटाया प्रश्न
जून आप लोग याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न की। 25 नंबर क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा वनों के नुकसान का कारण नहीं बनता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे इनमें से कौन सा वनों के नुकसान का कारण नहीं बनता है। तो प्रजातियों का लुप्त होना, याद रखेंगे प्रजातियों का लुप्त होना या वनों के नुकसान का कारण है कि नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, तो कारण बनेगा बनेगा। शुद्ध का बढ़ता प्रयोग ये होगा कि नहीं होगा। बांधों का निर्माण और खनन ये होगा कि नहीं होगा। ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग, याद रखेंगे दोस्तों ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग करने से ये भी दोस्तों नुकसान का कारण बनता है। याद रखेंगे नुकसान का कारण नहीं बनता है, ये बात पूछा है तो नुकसान का कारण नहीं बनता है, आपको बताना है। बांधों का निर्माण और खनन ये भी होगा। याद रखेंगे जो नहीं बनता है ना, याद रखेंगे सूद का बढ़ता प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत होगा, ये बातें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग ना जाइएगा, ठीक ना, इंपॉर्टेंट तरीका आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। 26 नंबर के हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा तत्व दुनिया में वाणिज्य ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो याद रखेंगे जो आपका वाणिज्य ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत की बात करेंगे तो जो आपका स्रोत क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे वाणिज्य ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत जो आपका तेल है, आपका ऑयल है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 27 नंबर की। भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो आपकी वन नीति है ना, उसके अनुसार जो भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का जो अनुमानित प्रतिशत कितना किया गया है, निर्धारित किया गया है। तो याद रखेंगे जो भारत का भूभाग है उसके 33% भूभाग पे कितना क्या होना चाहिए, तो वन होना चाहिए। 33% भूभाग पे क्या होना चाहिए दोस्तों, वन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 28 नंबर की। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। याद रखें गृह नहीं दोस्तों, ग्रह। याद रखेंगे यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे कौन सा ग्रह है, याद रखेंगे कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से छोटा है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे मंगल है कि बृहस्पति है कि बुध है कि शनि है। आप लोग देखते हैं जो ग्रहों का रूप आप लोग देखते हैं ना, कि जैसे कि आप लोग बुध शुक्र शनि पृथ्वी मंगल ऐसे अरुण वरुण जो आपके ग्रह होते हैं ना, तो याद रखेंगे पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन है। तो याद रखेंगे पृथ्वी से ही नहीं, सबसे छोटा ग्रह का हम बात बता दे रहे हैं, बुध है। क्या दोस्तों, बुध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो याद रखेंगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है, तो याद रखेंगे बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। याद रखेंगे ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, तो ग्रह जो होते हैं वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम बात करेंगे झारखंड की मुख्य फसल क्या है। याद रखेंगे झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य है। याद रखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। याद रखेंगे कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा होता है झारखंड में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और झारखंड की मुख्य फसल जो होती है चावल होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल का सेवन होता है। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका हरियाणा और पंजाब की बात करें दोस्तों तो आपका गेहूं हो जाएगा। आपका अगर जाएंगे पंजाब और इसके बाद जो हरियाणा की मुख्य फसल हो जाएगी तो आपका गेहूं हो जाएगा। आगे अब हम बात करेंगे हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है तो वह कौन सा राज्य है, यही आपको बताना है। अब देखिएगा, अब हम 1 बाई 1 बता रहे हैं दोस्तों। अरब सागर की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब आप लोग ऐसे ऐसे देखिएगा दोस्तों तो इधर का बात कर रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो अगर आप देखेंगे तो अरब सागर जो केरल का जो समुद्री तट है अरब सागर से सटा है, कर्नाटक भी सटा है, महाराष्ट्र भी सटा है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म, और आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मदद कर दीजिएगा उनकी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।